नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमलेंदु जी इस कार्यक्रम में। और इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है यूपी में, क्योंकि बंगाल और महाराष्ट्र में तो इस तरह की चर्चाएं चली रही थी और अब यूपी में भी वही करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो आपको शुरुआत में मैं ये बता देती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे राज्यों से खबरें, और सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के कोटा दौरे की हो रही है, क्योंकि कल राहुल गांधी कोटा पहुंचे थे, छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया। बड़ी बात यह है कि उनके इस कार्यक्रम को फेल करने की पूरी कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में प्रशासन उनके ही कंट्रोल में, और इसीलिए राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को खराब करने की, फेल करने की और उसमें लोगों के ना पहुंचने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन वहां पर बीजेपी सरकार की यह कोशिश फेल हुई है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं इस वक्त यूपी के समाजवादी पार्टी में, जिस तरह से ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की जा रही है। तो बंगाल के बाद जब बंगाल में प्रयोग फेल हुआ तो बीजेपी ने फोकस किया महाराष्ट्र पर, और जब महाराष्ट्र में भी फेल होते हुए दिखाई दिए तो ये यूपी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो यहां पर ये देखने वाली बात है कि लोकसभा का मानसून सत्र जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी की कोशिश, बीजेपी की रफ्तार तोड़फोड़ करने की वो लगातार तेज होती चली जा रही है। और अब नजर है देश के सबसे बड़े सूबे यूपी पर। यूपी में समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश, और उस कोशिश के पीछे दो वजह। एक वजह लोकसभा चुनाव में अपना संख्या बल बढ़ाना, जिससे डिलिमिटेशन का विधेयक जो है उसे पास कराया जा सके, क्योंकि सरकार इसमें पहले फेल हो चुकी है विपक्ष की ताकत के आगे। और दूसरी वजह 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव, जहां पर इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और यह तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो जोड़ी है वो इस बार तहलका मचाने वाली है, और बीजेपी के लिए ये चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी अभी से समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। तो सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं अमलेंदु जी। सबसे पहले राहुल गांधी के दौरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कल का दौरा है और वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। किस तरह से उसको रोकने की कोशिश की गई थी, राहुल गांधी के पूरे दौरे को खराब करने की कोशिश की गई थी, छात्रों से संवाद करने वो जाने वाले थे। और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, आप भी जानते हैं युवाओं की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है देश में, और अब वो युवा राहुल गांधी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ना लाजमी है। इसकी वजह एक है कि एक समय था मोदी की तरफ युवाओं का रुख था, और नतीजा ये हुआ कि मोदी सत्ता में आए और आज प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं। अब वही युवा समझ चुका है कि राहुल गांधी एक अच्छा चेहरा है, जिनकी बातें सुनना, जिन्हें समझना उनको पसंद है, और राहुल गांधी के साथ जो एक बातचीत होती है, जो संवाद होता है, उस पर जो है जनता या कहें खासकर युवा अब भरोसा कर रहा है। क्योंकि एक तरह से गौर करने वाली बात यह है कि भाषण या एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। हम लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी ने एक पैटर्न बदल दिया है, और वो भाषण देने नहीं जाते हैं बल्कि लोगों के बीच जाकर बोलते कम है, सुनते ज्यादा हैं। ये एक पैटर्न बना दिया है राहुल गांधी ने, जो एक छवि अलग निकाल रहा है और ये बता रहा है कि ये काम पीएम मोदी को करना चाहिए, जो मन की बात करते हैं सिर्फ आकर। तो यहां पर पूरी तरह से पैटर्न जो बदला है, उससे बीजेपी के लिए, खासकर पीएम मोदी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो कल का जो कार्यक्रम रहा कोटा में, उसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, देखिए अंशिता, कल एक तो राहुल गांधी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जी। तो यानी उन्होंने पॉलिटिक्स से हटकर वहाँ बातें की, और पॉलिटिक्स से हटकर शिक्षा व्यवस्था क्या है इसको लेकर उन्होंने बात की। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, ये एक्सटॉर्शन का सिस्टम है। यानी 3000 में से एक का सिलेक्शन होता है और बाकी 999 जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो रिजेक्शन का ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम के ऊपर उन्होंने बहुत तगड़ा एक तरीके से राहुल गांधी ने प्रहार किया। महत्वपूर्ण बात ये रही कि तमाम जो युवा वहाँ जुटे थे, छात्र जुटे थे, उनमें बहुत से ऐसे थे जो पहली बार जो है परीक्षा दे रहे हैं, उनमें से कई ऐसे थे जो कई बार परीक्षाएं दे चुके हैं, तैयारियां कर रहे हैं। उन सबका एक तरीके से साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी उनकी समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, और ये उनके लिए एक उत्साह की बात थी कि राहुल गांधी उनकी बात सुनने के लिए आए हैं, उनकी बातों को वो देश के स्तर पर उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने वहाँ तमाम छात्रों से, उनके माता पिताओं से भी रैंडमली बात की, मतलब उनको बुलाया रैंडमली कि आप उठ के आ जाइए, आप उठ के आ जाइए, इस तरीके से करके। और वहाँ जो बातें हुई उससे ये साफ खुलकर सामने आया कि किस तरीके से राहुल गांधी इस समस्या को, जो छात्रों की समस्या है, उसको सामने लेकर आ रहे हैं। और जो नीट का पेपर लीक का मामला है या कोई और पेपर लीक का मामला है, वो पेपर लीक क्यों होते हैं और वो उन पेपर लीक के पीछे असली सिस्टम क्या काम करता है, और पेपर लीक ना हो तब क्या होगा,
ये भी इस बात नहीं। तो राहुल गांधी ने मतलब पूरे सिस्टम की जो है वो पोल खोलने की एक तरीके से कोशिश की। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उनका महत्वपूर्ण राहुल गांधी का ये कार्यक्रम कल का था। अब कल से उन्होंने शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि हम सिस्टम बदलेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है सिस्टम बदलने का। छात्रों से आह्वान किया है कि जुड़ें साथ में। तो अब छात्र साथ जुड़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा किस तरीके से वहाँ छात्रों की कई बाइक्स भी हैं। हमने कल उसको पूरा लाइव किया, राहुल गांधी वहाँ पहुँचे उसको भी लाइव किया। उससे पहले छात्र वहाँ क्या कह रहे हैं, कोटा की सड़कों पर क्या कह रहे हैं, जो कार्यक्रम में आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी हमने वहाँ से लाइव किया। तो हमने ये दिखाया कि किस तरीके से छात्रों के अंदर एक बदलाव जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर राहुल गांधी का जो ये दौरा था ये बहुत अहम था, क्योंकि पेपर लीक के मामले में लगातार छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा है। और गुस्सा बढ़ने की एक वजह भी है, वाजिब वजह है, वो ये कि उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। लाखों रुपए जो उन्होंने खर्च किए होते हैं अपनी तैयारियों में। और कई लोग तो ऐसे परिवारों से आते हैं जिन्हें अपनी जमीनें बेचकर, या किसान परिवारों से, गरीब तबके से, जो एक सपने लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, फिर एक एग्जाम का इंतजार करते हैं। और एग्जाम पता चलता है कि उन जो पेपर देकर आए हैं उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन पता चलता है पेपर तो लीक हो गया। तो इससे एक निराशा होती है और इसका असर ये जाता है कि कई लोग अपने जीवन को समाप्ति कर देते हैं, जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। एक तरह से निराशा इतनी बढ़ जाती है उनके अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का। और ये लगातार देखा जा रहा है कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पेपर लीक के मामलों में इजाफा हुआ है। और लगभग हर राज्य से, चाहे वो बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, लगभग हर राज्य में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। छात्र बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्र जब तक अकेले इस आंदोलन में थे तब तक बहुत बार उनके आंदोलन को अलग अलग तरह से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब छात्रों को विपक्ष का और खासकर राहुल गांधी का साथ मिल गया है। और इसीलिए अब छात्र भी खुलकर इस कार्यक्रम में जिस तरह एकत्र हुए, जिस तरह इकट्ठा हुए, राहुल गांधी को सुनने पहुंचे, वो बता रहा है कि छात्रों ने अब मोदी सरकार को एक तरह से चुनौती दे दी है कि आप हमें कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही आगे निकल कर आएंगे। अमलेंदु जी। बिल्कुल, जो उनका संवाद था छात्रों के साथ, तो संवाद ही उन्होंने कहा, उसको भाषण भी नहीं कहा। और शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ जो उनका स्लोगन उस पर दिखाई पड़ रहा है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अगर 1000 बच्चे सिस्टम में जाते हैं तो सिर्फ 12 बच्चों को ही सिलेक्टेड जॉब मिलेगी। करीब 3000 लोग बेरोजगार रहेंगे, फिर वे नशे और कर्ज की तरफ बढ़ जाएंगे। करीब 700 लोग गिग वर्कर बनेंगे, कुली बनेंगे, मनरेगा से जुड़ेंगे या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे। यानी देश के युवाओं से सरासर झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि ये शिक्षा का नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन का सिस्टम है जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही। तो राहुल गांधी को हम लोग सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कह रहे हैं कि ये किस तरीके से एक्सटॉर्शन का सिस्टम। जी बिल्कुल, पहले राहुल गांधी को हम सुनना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर इस पर हम लगातार चर्चा तो कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बयान राहुल गांधी ने कल दिया है छात्रों के बीच जाकर। सुनिए राहुल गांधी को। रोजगार की रियलिटी क्या है ये देखिए। इस सिस्टम में, और इस बात को अच्छी तरह समझिए, इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को, अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दूसरे नंबर देखिए, तकरीबन 300 लोग बेरोजगार रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, उनके लिए कर्जा, नशा, ये लाइन है। उस साइड तकरीबन 700, 1000 में से 700 लोग या गिग वर्कर, उबर चलाएंगे, ओला का काम करेंगे, या फिर मनरेगा का काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुली का काम करेंगे। तो 2 झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का, पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ, शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1000 में से
12 इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। तो अभी राहुल गांधी को हम सुन रहे थे, लगातार ये जो उनका बयान है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इस पर युवाओं की, खासकर जो छात्र हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि 1000 बच्चों में से मात्र 12 बच्चे हैं जिन्हें जॉब मिल पा रही है और ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दयनीय हालात हैं देश के कि आज जो दावे किए गए थे, यानी मोदी सरकार जिन दावों के साथ आज सत्ता में बैठी है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देगी, रोजगार देगी, लेकिन उस मोर्चे पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है और खासकर जिस तरह से पेपर लीक का जो मामला है इस पर सरकार की लापरवाही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी या एनटीए को बचाना, ये बताता है कि सरकार को पता है कि कौन लोग हैं जो इस पेपर लीक के जो घोटाला है, जो पेपर लीक का जो ये पूरा स्कैम है इसमें शामिल है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने अब एक आंदोलन, एक मुहिम छेड़ दी है और ये कोटा से इसकी शुरुआत थी और इसके बाद आगे अब इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, इन तमाम जगह पर राहुल गांधी जाएंगे और इसी तरह छात्रों से जाकर मिलेंगे, उनके साथ अपनी बातचीत करेंगे और ये बात राहुल गांधी की तरफ से उनको एक आश्वासन दिया गया है कि इस मुद्दे को वो संसद में उठाएंगे। मानसून सत्र में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और आपको याद भी होगा अमलेंदु जी, इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को, इस पॉइंट को रखा गया, जो 5 मुख्य बिंदु थे उनमें से एक मुद्दा ये भी है, तो ये बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा होगा। राहुल गांधी इसके बाद 10 जुलाई को जा रहे हैं प्रयागराज, 11 जुलाई को जा रहे हैं पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में इसी तरीके का कार्यक्रम यहाँ होगा। तो यानी देश भर के अंदर छात्रों से इस तरीके से संवाद करके वो सिस्टम बदलने का जो आह्वान है वो कर रहे हैं और एक लंबे संघर्ष की रूपरेखा यहाँ से तैयार होगी। छात्रों ने क्या कहा अंशिता, ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छात्रा है, उसकी हम लोग सुनते हैं, वो पहली बार परीक्षा दे रही है और तैयारी कर रही है, अपने घर से दूर रह रही है कोटा में रह के। उसका क्या कहना है, वो कह रही है कि मैं पहली बार किसी नेता को सुनने के लिए आई हूँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ। तो ये जो नया युवा आ रहा है, मतलब जो जेनजी जिसको कहा जा रहा है, उसके अंदर किस तरीके से राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ रही है और उनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, ये भी समझा सकता है। चूँकि समस्याएं जिस तरीके की सरकार ने पैदा की हैं, उन समस्याओं पे कोई बात करने को तैयार नहीं हो। राहुल गांधी उन समस्याओं के जड़ में जा रहे हैं कि समस्या की जड़ क्या है। समस्या की जड़ सिर्फ ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। जो सिस्टम तैयार कर दिया इस सरकार ने, उस सिस्टम की वजह से एक धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे तो दूसरे धर्मेंद्र प्रधान आ जाएंगे, मतलब होगा इसी तरीके से। तो सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक इसी तरीके से होता रहेगा। तो हम लोग उस छात्रा को सुन सकते हैं। बिल्कुल, उस छात्रा का बयान सुनना यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है अमलेंदु जी, क्योंकि छात्रों के बीच ही पहुंच बना रहे राहुल गांधी और उसमें से कोई छात्रा ही ये बताती है कि आपने जो कहा या आपकी जो बात है वो हमें समझ में आ रही है। तो अपने आप में ये पता चलता है कि राहुल गांधी सही डायरेक्शन में है और राहुल गांधी का जो निशाना है वो बिल्कुल सही लग रहा है, यानी छात्रों को उनकी बातें पसंद आ रही हैं। और यही तो राहुल चाहते हैं कि छात्र समझें कि आखिर देश में हो क्या रहा है, छात्र जागरूक हो, और यही राहुल गांधी की इच्छा है और इसीलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो सबसे पहले उस छात्रों को सुनना जरूरी है, तो सुनते हैं उसे क्या कहा उन्होंने। मेरा पहला सेशन है कि मैं किसी नेता के आने पर ऐसे आई हूँ, नहीं तो मैं सर ऐसे आती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और वह हमारे स्टूडेंट की बात सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो यहाँ आ रहे हैं, अपना टाइम, इतना हमें टाइम दे रहे हैं कि हमारे कोटा में वो आए और हमारी बात है उसे आगे तक वो पहुँचाएंगे। और मेरे को उम्मीद भी है कि वो इसका सोल्यूशन भी करेंगे। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, मैं भी खुद कोटा रहती हूँ, घर वालों को छोड़ के मेरे सपने साथ साथ घर वालों के सपने होते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि पहले सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए इस चीज़ की कि कैसे क्यों क्या हो रहा है। तो पहले बार पेपर जो लीक हो रहा है उस पर थोड़ा सा उनको सिक्योरिटी करनी चाहिए और जो ये माफियाज है पेपर लीक कराने वाले उन पे उनको थोड़ा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय पर अगर कोई बच्चा पेपर भी दे तो थोड़ा सोच समझ कर करे कि हाँ मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राहुल जी सर का, जो यहाँ पे पहुँचे और हमारी आवाज़ को, जो हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं।
तो अमलेंदु जी, हम सुन रहे थे उस छात्रा को, उसने किस तरह से एक जागरूक युवा होने के नाते अपनी बात रखी है कि पेपर लीक जो मामला है इसको इतनी गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आने वाले जो छात्र हैं उनको ये आश्वासन रहे, उनको इस चीज की कॉन्फिडेंस रहे, वो सिक्योर फील करे कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं ये लीक नहीं होगा, यानी उनकी मेहनत, उनका साल, उनका पैसा कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। ये बड़ा एक तरह से अपील कर दी है छात्रा ने। बिल्कुल बिल्कुल, इस छात्रा ने ये बड़ी अपील कर दी है और ये पहली बार परीक्षा देने आई है और उसके मन में अभी से भय है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं ये बेकार जाएगी, चूंकि सिस्टम इस तरीके का है। और राहुल गांधी उसी सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं और उसी सिस्टम को बदलने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम तो बदलने की बात हो रही है अंशिता, लेकिन यहाँ तो सरकारें बदलने की बातें हो रही हैं, पार्टियां तोड़ने की बातें हो रही हैं। आप जिस सिस्टम को बदलना चाहते हैं वो सिस्टम किस तरीके से इस सिस्टम को और भ्रष्ट करना चाहता है और उसके बाद अट्टहास भी करता है सिस्टम को भ्रष्ट करके। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और अब शिवसेना यूबीटी पे जिस तरीके से दांव रखा गया है, चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश में भी ये दांव चल दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी तोड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर एक मंत्री वो दावा कर रहे हैं कि सब 25 से 26 जो है वो सांसद जो है वो संपर्क में है बीजेपी के, वो टूट जाएंगे। लेकिन इसको लेकर अंशिता, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब जो चल रहा है कि कल ही जो थे शिवसेना के सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय राउत, ये जाकर स्पीकर को अपना कैविएट दाखिल कराए कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष सुनेंगे। और संविधान की अनुसूची जो 10 है उसमें स्पष्ट है कि किसी भी संसदीय दल का मर्जर नहीं हो सकता, मर्जर पार्टी का होगा। तो ये एक संकट खड़ा हो गया। आज शिवसेना ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई, उसमें 3 सांसद पहुंच चुके हैं, बाकी के बारे में सूचना भी नहीं है। जब वो सूचना आएगी तो हम बताएंगे। इस पर संजय राउत का कहना है कि जो बैठक में आएंगे वो हमारे हैं, जो नहीं आएंगे वो गद्दार हैं। लेकिन इन गद्दारों की तलाश बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है। लेकिन अब ये चर्चा ये भी चलने लगी अंशता कि अब शिवसेना यूबीटी के विधायक भी तोड़े जाएंगे जी। इसको लेकर संजय राउत ने बहुत तगड़ा हमला बोला। संजय राउत का साफ कहना है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप ईडी सीबीआई से किसे धमका रहे हैं हमको? हम पहले भी जेल जा चुके हैं, दोबारा भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको सबक सिखाने के बाद ही जेल जाएंगे। ये संजय राउत का बहुत कहना है। बिल्कुल, संजय राउत को सुनना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त वो पूरा डटकर सामना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हुए हैं और वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप भले ही कामयाब हो जाए लेकिन फिर भी हमें तोड़ नहीं पाएंगे। क्या कुछ बोले हैं संजय राउत, एक बार सुनिए। हिंदी में सवाल है कि राउत साहब कहा यह जा रहा है कि आपके पार्टी के एमएलए को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कहा जा रहा है कि 14-15 नहीं, उनको ये जो लोग आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है, समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। ये देश को, देश की जो प्रतिष्ठा है, देश की डेमोक्रेसी की जो प्रतिष्ठा है, नियम है, संविधान है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। हमारे पार्टी पर लोग चुनकर आते हैं, हम मेहनत करते हैं, उद्धव ठाकरे मेहनत करते हैं और आप लोग उनको किडनैप कर रहे हो, हाईजैक कर रहे हो। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश में क्या चल रहा है देखिए आप पहले। तो आज देखिए, आज की बात बस इतनी है अरविंद जी कि आज आपने जो विप बजाया है, विप दिया है सबको, हम इंतजार करेंगे। हाँ, और तुरंत एक्शन शुरू होगी। तो अभी संजय राउत को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ एक तरह से चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है और ये बता दिया है कि आप कुछ भी कर लें, ईडी सीबीआई किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लें,
पैसे का इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप हमको तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इस चीजों से पूरी तरह वाकिफ है कि आप किस किस हद तक जा सकते हैं। एक तरह से उन्होंने ये कहने की कोशिश की है और साफ साफ बताया कि विप जारी कर दिया गया है। अरविंद सावंत वहां पर मौजूद थे और उनके साथ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर उन विधायकों को, उन सांसदों को भी चेतावनी दे दी है जो अगर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले ही उनको बता दिया है कि उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बीजेपी को भी बता दिया है कि आप कितनी भी कोशिश करें पर खत्म नहीं कर पाएंगे। बाला साहब ठाकरे का भी नाम उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। अमलेंदु जी, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे, तुम अपने बाप का नाम बताओ। यानी यहाँ तक बात पहुँच रही है। हालांकि कल जो था संजय राउत ने बहुत असंसदीय और सभ्य मतलब एक तरह से गाली का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई हमें इस पर अफसोस नहीं है जो हमने गाली का इस्तेमाल किया। आप बताइए जो गद्दार है उसके लिए क्या कहेंगे जी? अब ये उनका अपना तर्क हो सकता है बहरहाल, लेकिन ये जो तर्क है और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवाई, और उनका कहना है कि भाई 5 लोग तो पहले ही जा चुके हैं, छठा व्यक्ति भी मिल नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पार्टी तोड़ना है और अगर आपको जाना ही है तो आप इस्तीफा दें और बीजेपी की टिकट पर आप चुनाव लें। और उनमें ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं है जो ये जाने की बात कर रहे हैं, जिन सांसदों के नाम आ रहे हैं। तो ये हुसैन दलवाई जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपको जाना है तो आप इस्तीफा देकर जाइए, हिम्मत कीजिए कि आप बीजेपी के टिकट पर या आप शिवसेना एकनाथ के साथ जा रहे हैं उसके टिकट पर आप चुनाव लड़कर दिखाइए। अगर आपको ये आपने वोट दिया उद्धव ठाकरे के नाम पर और चले जाएंगे आप बीजेपी के साथ में, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हुसैन दलवाई भी साफ तौर पर कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवाई। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार तो हम देख ही रहे हैं कि कांग्रेस हर पूरे मोर्चे में बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। अगर बात टीएमसी में टूट की हो रही थी तब भी कांग्रेस की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार समर्थन किया जा रहा था ममता बनर्जी का, और अब जब यूवीटी में टूट फूट की बात चल रही है तो वहां पर भी कांग्रेस नेता लगातार बयान दे रहे हैं। और हम सुन सकते हैं हुसैन दलवाई को क्या कुछ कहा उन्होंने। ऐसा है कि 5 गए हैं, 6 आदमी उनको ठीक ढंग से अभी तक मिलता नहीं, क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन इस तरह से पार्टी तोड़ना, वो शिवसेना के लोग जो जाना चाहते हैं उनको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको वोट किसने दिया था? आपके जो वोटर शिवसेना को मानने वाले थे उन्होंने वोट दिया, कांग्रेस को मानने वाले थे उन्होंने दिया, राष्ट्रवादी को मानने वाले थे उन्होंने दिया, समाजवादी को मानने वाले थे उन्होंने दिया। तो ये सारी पार्टियों ने आपको वोट दिया है, ये ध्यान में रखना चाहिए आपने। आपको जाना है तो इस्तीफ़ा दीजिए और बीजेपी के इसके ऊपर टिकट के ऊपर आप ये करिए ना, इलेक्शन लड़िए ना। वो क्यों नहीं डेयरिंग करते? ये लोगों ने आपको वोट दिया समझ के कि आप सही माने में इसके शिवसेना के साथ रहेंगे और आप ये गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दारी है और कुछ नहीं है, और इस तरह की राजनीति करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। तो अभी हम कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई को सुन रहे थे, इन्होंने भी गद्दारों शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी अमलेंदु जी, गद्दार शब्द का इस्तेमाल कीर्ति आजाद की तरफ से शुरू किया गया और उसके बाद से ये भी इस वक्त ट्रेंड में बना हुआ है। बिल्कुल ये ट्रेंड में आ गया है। मतलब ये आप गद्दारों की शिनाख्त जो है वो पूरे देश भर में होने लगी है कि कौन कौन गद्दार है। लेकिन अंशिता, मजे की बात ये भी है कि जो गद्दार हैं वो भी खुद के ऊपर गद्दार का तमगा लगवा कर भी खुश नजर आ रहे हैं जी। मतलब उन्हें खुशी हो रही है वो गद्दार कहे जा रहे हैं। मतलब क्या देश की क्या हालात हो गए। तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को किस गर्त में ले जा रही है, किस गड्ढे में ले जा रही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो कर रही है। लेकिन संजय राउत जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जो उनकी बैठक थी कि जो बैठक में आएंगे वो हमारे हैं, जो नहीं आएंगे वो बेईमान और गद्दार हैं। तो गद्दार कौन है इसको भी डिफाइन संजय राउत कर रहे हैं कि कौन गद्दार है और कौन बेईमान है। बिल्कुल संजय राउत को सुनेंगे हम, क्योंकि जैसे कि हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं, महाराष्ट्र में अब शिवसेना यूवीटी पर नजर है बीजेपी की, तोड़फोड़ करने में पूरी तरह कोशिश कर रही है। और पहले सांसदों पर नजर थी, अब विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश है, इस तरह की खबरें चल रही है। लेकिन संजय राउत पहले दिन से लगातार चुनौती दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है, क्या कुछ बोले हैं सुनिए। भाई साहब हेलो सर। देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। सर आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे? अरविंद भाऊ सर बिल्कुल कंपलसरी है सर सबके लिए। सब यहाँ पे हैं।
तो भी हम सुन रहे थे संजय राउत को। संजय राउत ने कहा कि जो जा रहे हैं वो गद्दार हैं, जो हैं वो हमारे साथ हैं और देखा ही जा रहा है। राजा भाऊ बाजे उनके साथ ही नजर आ रहे हैं, अरविंद सावंत उनके साथ नजर आ रहे हैं, अनिल देसाई उनके साथ नजर आ रहे हैं। और भी खबरें हैं कि सिर्फ कहा जा रहा है, हिंगोली के सांसद का भी ये कहना था कि मैं वहां नहीं हूं, फिर भी ये कहा जा सकता है, हो सकता है दूसरे दिन ये खबर आ जाए कि मेरे हस्ताक्षर कर लिए गए। तो उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया है कि मेरे बारे में अगर कोई चर्चा हो तो समझ लीजिएगा वो नकली खबर चल रही है, वो फेक न्यूज है, उसको बिल्कुल भी एंटरटेन ना किया जाए। तो इस तरह से ये बताया जा रहा है और शायद यही वजह है कि संजय राउत अभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आकर ये बात कह रहे हैं कि जो जा रहा है वो चला जाए, वो गद्दार है, जो है हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। और राजा भाऊ बाजे तो कल हमने लगातार उन पर चर्चा की थी, किस तरह से उन्होंने ट्रेन में वो मौजूद थे, उनसे कई बार रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया कि क्या आपको कोई करोड़ों का ऑफर आया, कितने करोड़ आपको मिल रहे हैं, आप शिंदे से मिलने जा रहे हैं, आप दिल्ली में मुलाकात करने जा रहे हैं। वो सरासर इन बातों को मना करते रहे और उन्होंने कहा मैं कल भी उद्धव के साथ था, मैं आज भी उद्धव के साथ हूं और आगे भी रहूंगा। और इस बात पर वो डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, वो इस पर डटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अंशिता, जो आज बैठक बुलाई गई है शिवसेना यूबीटी के सांसदों की, और उसके लिए व्हिप भी जारी किया गया था। व्हिप जारी करने का मतलब है कि जो उस बैठक में नहीं आएगा वो फिर कानूनी कार्रवाई का हकदार होगा। तो यानी पार्टी उन पे कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उनकी सदस्यता भी जा सकती है इसको करके। तो व्हिप का आपने उल्लंघन किया है। अब देखना ये कि व्हिप के उल्लंघन पे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अनिल देसाई जो हैं, जिन्होंने जाके अपना पत्र सौंपा था लोकसभा अध्यक्ष को, ओम बिरला को, वो क्या कह रहे हैं उसको भी हम लोग सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सामान्य बैठक है और इसमें व्हिप जारी किया गया, ये एक आम बात है, इसमें कुछ भी नया या असामान्य नहीं है। और दूसरे मतलब जो ऑपरेशन टाइगर की बात की जा रही है, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मीडिया ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। ये उनका कहना है अनिल देसाई का। तो हम लोग उनको भी सुन सकते हैं, अनिल देसाई इस पर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, अनिल देसाई को सुनना भी यहाँ जरूरी है और महाराष्ट्र में जो इस वक्त चल रहा है उस पर नजर गड़ाए रखना बहुत जरूरी है। सब कुछ मानसून सत्र के लिए हो रहा है। मानसून सत्र में लोकसभा में बीजेपी अपना संख्या बल बढ़ाना चाहती है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, डिलिमिटेशन विधेयक को पास करवाना, क्योंकि 2029 में बीजेपी को अपनी सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए वो चाहती है डिलिमिटेशन बिल पास हो जाए तो उत्तर भारत में वो अपनी सीटें बढ़ा ले। लेकिन राहुल गांधी ने अभी से उत्तर भारत पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अमलेंदु जी, इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल अनिल देसाई को सुनना बहुत जरूरी है, सुनिए। To come over here in the parliament office, or what is the procedure and what? It's a regular meeting which has been convened of the political parliamentary party, that is our Shiv Sena Uddhav Bharat Thackeray, and whip has been issued. That's a common practice. I mean, it is nothing new or nothing out of the way what we have done. So, any assurance about the members or MPs? Yeah, of course. I mean, they do understand. I mean, the importance of the meeting, and they have been attending, and they have attended in the past. So it's nothing new, I find. And whatever things, conjectures are being played in the media and all that, we have already rubbished it. I don't think, that is going to happen. Sir, are you also spoke to Mr. Uddhav Thackeray regarding all this, whatever happening in Delhi, discussing with the MPs and other leaders? He, as a party president, he is very keenly keeping his eye on it, and we are also in touch with him, and other members are also in touch. So one more question regarding the earlier we have heard about the 7 MP, then we have heard of the 6, then 2 denied, now it's 4. So what is the procedure? It's a 2/3 majority, or it will like what? See, it was media who came out with all this. We never, whenever we were asked, we were very plainly explaining that it is nothing going to happen. It is not that way. And we have taken sides of our MPs, who are our bona fide members. How do you see overall Operation Tiger, sir? What is your comment? You are a senior leader. They are saying this is an Operation Tiger, is Operation Pragati kind of wording. It doesn't hold any water. That is what. अनिल देसाई को हम सुन रहे थे। लगातार महाराष्ट्र पर नजरें बनी हुई हैं और यहाँ गौर करने वाली बात यह कि सबसे पहले बीजेपी का फोकस था टीएमसी को तोड़ने का। 4 मई को नतीजे आते ही बीजेपी वहां एक्टिव हो गई थी। लगातार खबरें आ रही थी, पहले विधायकों को तोड़ा गया, उसके बाद फिर सांसदों पर फोकस किया गया। लेकिन जब वहां पर मामला कुछ डगमगाता हुआ दिखाई दिया, जब लगा कि यहाँ पर जो सांसद हैं वो बीजेपी की चालाकी को अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने जब अपनी मांगे उनके सामने रखना शुरू कर दिया तो बीजेपी ने शिफ्ट कर दिया खुद को महाराष्ट्र की तरफ और ऑपरेशन टाइगर पर फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन टाइगर भी उस तरह से, उस तेजी से सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए
अब शिफ्ट हो रहे हैं यूपी की तरफ। और यूपी में जब ये खबर आ रही है कि वहां गद्दार भी ढूंढे जा रहे हैं, यानी बीजेपी गद्दारों को ढूंढ रही है, यहाँ उल्टा हो गया है। मतलब पहले गद्दार ढूंढे जाते थे पुलिस की तरफ से कि कौन है गलत भाई, उन्हें पकड़ो जेल में डालो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपने फायदे के लिए गद्दार ढूंढ रही है। हाँ, ये गद्दारों की तलाश जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जोरों शोरों से, और जोरों शोरों से क्यों है, लोकसभा के संसद के मानसून सत्र से पहले ही गद्दारों की आवश्यकता बीजेपी को क्यों पड़ रही है, ये बड़ा एक सवाल है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि साहब समाजवादी पार्टी के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और यहाँ भी जल्दी जो है ये होगा उधर। तो इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा शुरू हुई। हालांकि इसको लेकर शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को कोई सीरियसली नहीं लेता है। अब सीरियसली तो कोई किसी को नहीं लेता है, लेकिन जब खतरे सामने आ जाते हैं तो चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं, कौन सीरियस है कि कौन सीरियस नहीं है। लेकिन इसको ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा उसका ज़बरदस्त प्रतिवाद किया है शिवपाल सिंह यादव ने, और उन्होंने कहा है कि हमारा एक भी सांसद कहीं नहीं टूट रहा है, बल्कि हमें तो लगता है कि ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है ये इस तरीके की बातें करते हैं। जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो हम लोग शिवपाल सिंह यादव को सुन सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शिवपाल यादव का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूपी इस समय में, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था अमलेंदु जी, इस समय यूपी पर सबकी निगाहें सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि 2027 की शुरुआत में ही यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। और यूपी में योगी सरकार रिपीट करेगी या अखिलेश और कांग्रेस की जो जोड़ी वहां पर पहले से ही मजबूत है, वहां पर जिस तरह से अभी से सीट बंटवारे को लेकर या चीजों को लेकर मंथन शुरू हो गया और ये तय हो गया, अखिलेश यादव का रुख साफ है कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस से कोई लड़ाई या बगावत नहीं करेंगे। जो कांग्रेस चाहेगी वो अखिलेश यादव करेंगे, क्योंकि विपक्ष में जो बिखराव एक तरह से बनता है उसका नतीजा वो देख चुके हैं। चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, चाहे यहाँ बंगाल की बात की जाए, अखिलेश यादव वो गलती यूपी में किसी कीमत पर नहीं करेंगे, ये तय माना जा रहा है। और इसी को देखते हुए बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है, इसीलिए बीजेपी अब सपा पर फोकस कर रही है। और खबर आ रही है कि सिर्फ सांसद ही नहीं, विधायकों को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है। यानी एक तरह से इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो ये कि समाजवादी पार्टी को खत्म किया जाए, नहीं तो कमजोर तो कम से कम कर दिया जाए। तो यहां पर सबसे पहले हम सुनते हैं शिवपाल यादव को, क्या कुछ कहा उन्होंने। जिस तरीके से हमारी योगी गवर्नमेंट के आपके जो सांसद हैं वो टूटने वाले, आप किस तरीके से देखते हैं इनके इन दावों को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो, तो इसलिए इस तरीके की ये बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस समय क्यों लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा क्यों उठाया? वो टीएमसी से जोड़ रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी जोड़ रहे हैं कि कह रहे हैं बहुत जल्दी ये सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी होने जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों को पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये झूठे हैं, बार्गेनिंग करने वाले लोग हैं, ये टिकटों में भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, तो इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। समाजवादी पार्टी सबको पूरे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। क्यों, मैं जान पा रहा हूँ कि इस समय क्यों आपको लगता है ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा डेलिबरेटली क्यों उठाया? क्यों समाजवादी पार्टी को उन्होंने टारगेट किया, जबकि वो तो अभी पिछले चुनाव में आपके साथ आए थे? बोलने की
कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे। अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं, तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। केपी मौर्य तो इतना दावे के साथ कह रहे हैं, केपी मौर्य भी देखिए उसी चीज को बार बार कह रहे हैं। वो कहते हैं बहुत जल्दी होगा, हमारे साथ होगा, आप देखते जाइए। अच्छा, केशव मौर्य वो व्यक्ति हैं, देखिए अपने जीतने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको हराया है, तो अपनी जमीन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो क्या सांसद तोड़ पाएंगे ना। उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। अपना विभाग तो चला नहीं पा रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग अपने छोटे छोटे कर्मचारी की करा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप केपी मौर्य तो भी शिवपाल यादव को हम सुन रहे थे। ओपी राजभर ने जो बड़े बड़े दावे कर दिए हैं कि यूपी में भी बहुत बड़ी टूट होने वाली है, समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है, और उसको लेकर शिवपाल यादव का बयान बहुत अहम था। उन्होंने साफ कह दिया है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं और फोकस तो 2027 ही है। और इन सब के बीच में ये जो टूट की खबरें जो आई हैं, कहीं एक बात मैं यहाँ करना चाहूंगी अमलेंदु जी, मेरे दिमाग में अभी अभी आई है कि कहीं ऐसा तो नहीं राम मंदिर का जो ये घोटाला वाली जो खबरें निकल कर आई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उससे भी ध्यान भटकाने के लिए तेजी कर दी हो बीजेपी ने अपने इस ऑपरेशन लोटस में यूपी के अंदर? नहीं, इसके ये भी हो सकता है, लेकिन उनका निशाना तो है भी, चूंकि उनको 362 चाहिए है। तो लेकिन फिलहाल जो है ये खबरें, मतलब जो इस समय FIR दर्ज नहीं हुई है, सब SIT गठित हो जाएगी। जो घोटाला हो रहा है, चंपत राय बंसल जो है उनका उसमें नाम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ करके आ रहा है। तो बीजेपी के कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, RSS के कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये पैसा कहाँ से कहाँ तक गया, ये सारी बातें नहीं, तो उस तरफ से भी ध्यान हटाना है। तो भ्रष्टाचार तो वहाँ शिष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी में साफ समझ में आ रहा है। तो इसलिए गद्दारों की तलाश हो रही है, तो गद्दारों की तलाश भी तो भ्रष्टाचार है जी भाई, ये भी तो भ्रष्टाचार है, ये राजनीति में का भ्रष्टाचार है। अखिलेश यादव ही हैं पहले जिन्होंने इस मुद्दे को तेजी से उठाया है, और अखिलेश यादव की वजह से ये मामला बाहर निकल कर आया। उससे पहले तो गोपनीयता से चल रहा था कुछ भी। दूसरा ये कि चुनाव जैसे ही बंगाल का खत्म हुआ, सबसे पहले अखिलेश यादव ही ममता बनर्जी के यहाँ पहुंचे, सबसे पहले शॉल लेकर के, और अभिषेक बनर्जी से मिले, तो यानी जाकर वहाँ उन्होंने अपनी एकजुटता ममता बनर्जी के साथ दिखाई। और उसी के बाद आप देखिए कि वहाँ जो ये ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया बाद में बंगाल में। तो अब ये अखिलेश यादव को भी सबक सिखाने के लिए कि अच्छा तुम बहुत जा रहे थे ममता बनर्जी के पास, लेकिन हम तुमको भी तोड़ेंगे। तो ये भी एक तरीका है कि किस तरीके से अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसका नेतृत्व अखिलेश यादव ने किया। हाँ, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो था वो उन्हीं को पकड़ाया माइक कि भाई आप ही इसको संचालित कीजिए। तो यानी अहमियत अखिलेश यादव की इंडिया गठबंधन में बढ़ी जिस तरीके से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी भी बढ़ी। तो अब ये निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा। अब ये बातें ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कही जा रही हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही जा रही हों, या किसी की तरफ से कही जा रही हों, आज ये बातें कह रहे हैं, कल को मालूम पड़ेगा कि ये करते हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके से। चूंकि ये बड़बोले लोग हैं तो पहले से बोल देते हैं। बाकी बीजेपी जो करती है, अब ये अगर बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी खामोश बैठी होगी, कर नहीं रही। इसको 362 चाहिए। जयराम रमेश को भी हम लोग बाद में सुनेंगे कि जयराम रमेश क्यों कह रहे हैं कि इनको 362 क्यों चाहिए और किस तरीके से कर रहे हैं। इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। वही बात जयराम रमेश भी कह रहे हैं जी, जो हम लोग जो है 5 दिन से 7 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं। सारा खेल डिलिमिटेशन के लिए है वो है, और किसी की सस्ता जाए किसी की बचे, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जाए सस्ता गद्दारों की तो गद्दारों की जाएगी ना, गद्दारों का ठप्पा भी लगेगा, सस्ता भी जाएगी, लेकिन बीजेपी का अपना काम हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जो हैं वो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव को सुनना यहाँ जरूरी है, और इसलिए हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव को सुनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो राम मंदिर में जो भी घोटाला चल रहा है, चंदे के लेकर, चढ़ावे को लेकर, उस मामले को इतना तेजी से उठाया, और जब योगी सरकार पर सवाल उठने लगे तो अखिलेश
अखिलेश यादव का ध्यान भटकाने के लिए, उनकी टेंशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने एकदम से अपना ऑपरेशन लोटस यूपी में तेज कर दिया है। ऑपरेशन लोटस करना था, ये तय था, लेकिन शायद ये थोड़ा लेट हो सकता था, पर इस समय करना ये दर्शाता है कि राम मंदिर मुद्दे पर जो सक्रियता है अब जो है अखिलेश यादव की, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। सुनिए अखिलेश यादव को। आपको एसआईटी का मेंबर बनाया जाएगा। भाई आप मुझे सुनिए, आप और कहा कि समाजवादी पार्टी के कई लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार है और आप चिंतित हो गए हैं। कई चीजें उसमें पूरा ये लिखा कि उनकी चिट्ठी सौंपी, घोटाले का भी जिक्र किया, क्या है? दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। तो अखिलेश यादव को हम यहां सुन रहे थे और अखिलेश यादव का ये बयान जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा एक और बयान उनकी तरफ से जो दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपने बयान में इस बार सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, मतलब पूरी बीजेपी तो उनके निशाने पर है, लेकिन निशाने पर सीएम योगी भी हैं, क्योंकि उनका जो अगला बयान है वो सीधा सीधा सीएम योगी के लिए ही चुनौती है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से यूपी की सियासत बीजेपी को खिसकती हुई दिखाई दे रही है। हाँ देखिए अंशिता, एक तो ये है कि अब सबसे पहले अब यूपी का ही चुनाव है अब तुरंत, और यूपी चूँकि बड़ा राज्य भी है और यहाँ यूपी में लखनऊ और दिल्ली के बीच संघर्ष की बातें भी बहुत चलती रहती हैं कि यूपी में उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ और दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं सत्ता में, उनके बीच आपस में संघर्ष है, ये भी बातें चलती रहती हैं। तो इसलिए अब समाजवादी पार्टी और यूपी जो है बीजेपी का अगला निशाना होगा, ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। मतलब निशाना होगा, पर चाहे राजभर कह रहे हो और चाहे कोई और कह रहा हो, वो कहने इसके सिर्फ काम चलने वाला नहीं है। ये इसका मतलब बीजेपी अंदर से तैयारियाँ कर ही रही होगी, लेकिन अखिलेश यादव इसको हवा में उड़ा दे रहे हैं, कह रहे हैं ये गाना अफसाना कब तक चलेगा। तो ये यानी इसका मतलब अखिलेश यादव तैयार बैठे हैं कि आप जो कर रहे हैं हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। ये आपको याद होगा अंशिता कि जिस समय पश्चिम बंगाल में बात चल रही थी तो उस समय सबसे ज़्यादा मुखर जो थे अखिलेश यादव और संजय राउत, दो लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा मुखर थे कि टीएमसी जो में जो जिससे तोड़फोड़ बीजेपी कर रही है तो क्यों कर रही है। तो उसके बाद पहले निशाने पर लिया गया फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, और उसके बाद अब निशाने पर लिया जाएगा अखिलेश यादव को, ये समझ में आ रहा है। तो अखिलेश यादव ने इसको चुनौती दे दी, लेकिन अखिलेश यादव इससे आगे बढ़कर अब चुनौती दे रहे हैं कि अब हम गोरखपुर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और गोरखपुर में ही बीजेपी को जीरो कर देंगे। तो ये बड़ी चुनौती है कि आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, गद्दारों की तलाश कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ गद्दार आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको आपके घर में हम जीरो कर देंगे। ये बात अखिलेश यादव कहते हुए पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ हमारे गोरखपुर के बहुत जिम्मेदार सभी नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। जो हमारे संगठन की या जानकारी की बैठक थी उसमें हम लोगों ने बैठ करके एक दूसरे को जानकारी दी है और बहुत जल्दी संगठन तय करेगा कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन कब हो, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब हो। ये हमारा संगठन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी तय कर करके तारीख बताएंगे आपको। गोरखपुर में इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। इसीलिए भाजपा सरकार के 10 साल गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और झूठे वादे, वो किताब मैंने आपको दिए कुछ पन्ने, देने को तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज सकता था,
लेकिन प्रिंट कर करके आपको दिया है, जिससे कि आप कुछ सवाल पूछ सकें। तो अभी अखिलेश यादव को हम यहाँ सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, और उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा है कि बीजेपी कोशिश पूरी कर रही है लेकिन तोड़ नहीं पाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने एक किताब का जिक्र किया, जिसको उन्होंने साफ साफ कहा है कि मीडिया को मैंने ये किताब इसलिए पहुंचाई है जिससे वो सवाल पूछ सकें। यानी यहाँ बड़ी बात, गौर करने वाली बात है अमलेंदु जी, कि यहाँ पर एक नेता है कह रहा है सवाल पूछिए, और बाकी बीजेपी का क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल, वो बीजेपी का कोई हाल किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और बीजेपी की जो पितृ संस्था है आरएसएस, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते, अब तक इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, और ये उसका हिसाब कुछ नहीं था। लेकिन वो हिसाब किताब की बात अलग है। लेकिन ये जो अंशता भी आप पूछेंगी कि एकदम से तेज़ी क्यों आ रही है, ये गद्दारों की तलाश जो बीजेपी को है, तो गद्दारों की तलाश बीजेपी को क्यों है, इसको बता रहे हैं जयराम रमेश, और वही बता रहे हैं जो हम लोग लगातार 7 दिन से 8 दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी को गद्दारों की तलाश क्यों है। और उसके मूल में है 17 अप्रैल 2026 का वो दिन, जब भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त शिकस्त जो थी वो लोकसभा में मिली थी, और उनका प्रस्ताव जो था, जो डिलिमिटेशन का था, वो गिर गया था। 2/3 बहुमत से वो पास नहीं हो पाया था। वो बेइज्जती जो हुई है उस समय बीजेपी की, ये उसके कारण है। तो हम लोग जयराम रमेश को सुन सकते हैं कि वो गृह मंत्री के लिए क्या कह रहे हैं, और क्यों बीजेपी को गद्दारों की तलाश है, ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग तो लगभग 1 हफ्ते से इस बात को कह ही रहे हैं कि बीजेपी आखिर ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर की तेजी में इतने क्यों लग गई है, और लगभग हर जो क्षेत्रीय पार्टियों से तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये भी एक गौर करने वाली बात है, कांग्रेस पर फोकस नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर किया जा रहा है। यहाँ पर इस बात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं वही बात अब जयराम रमेश ने भी कह दी है, तो इस वक्त जयराम रमेश का वो बयान सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए। जो शिवसेना यूपी थी, उसके 8 में से 6 सांसद, हालांकि एक सांसद अगर कल उन्होंने मना भी किया तो मान लें 5 सांसद ऐसे हैं जिनका जो है लगभग वहां से विदाई सामने दिख रही है। 19 तारीख को वो हो भी जाएंगे वहां से विदा। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। अप्रैल 17, 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री की बड़ी बेइज्जती हुई। एक संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए। उन्होंने साहब को वादा किया था कि ये संविधान संशोधन विधेयक पारित ही होगा। कहा था नारी वंदन अधिनियम के नाम पर ये लाए थे, पर असली मकसद परिसीमन का था, खतरनाक परिसीमन का था। संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2/3 बहुमत माने 362 सांसद। अगर सारे सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट किया तो 2/3 माने 362 की जरूरत थी। गृह मंत्री को सिर्फ 298 सांसदों का समर्थन मिला, यानी कि उनके दावों के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बड़ी बेइज्जती हुई। नाराज हो गए गृह मंत्री, नाराज हो गए प्रधानमंत्री। अब लगे हुए हैं तोड़फोड़ की राजनीति में, क्योंकि वो उनका मकसद है 2/3 बहुमत हमें किसी हालत में मिलना है। विपक्ष की एकता और विपक्षी एकजुटता के कारण उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। अभी अलग अलग पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं, पर ये तोड़फोड़ की राजनीति है, ये स्वयंभू चाणक्य की राजनीति है, धमकी की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनको 2/3 बहुमत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा में 2/3 बहुमत इनको मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान संशोधन जो विधेयक लाएंगे परिसीमन को लेकर 2/3 बहुमत तो चाहिए, पर इनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। 362 इनको मिलना है, और उनको मिले थे 298। अभी एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी को तोड़ रहे हैं, पर इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये सब हमारी मनोबल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, पर हमारा मनोबल
पर इसका कोई असर नहीं है। जिनको जाना है जाइए, जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, अब पढ़ने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, जो हो रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति है। ये तो संविधान पर एक आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है। और ये गृह मंत्री जिस पद पर एक जमाने में सरदार पटेल बैठे थे, एक जमाने में सरदार पटेल गृह मंत्री वो हुआ करते थे, आज उसी पद पर बैठे हुए ये गृह मंत्री ऐसी राजनीति कर रहे हैं। तो इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा। वो कुछ भी करें, कुछ भी दावा करें, समाचार छपवाएं, सभी अपने मीडिया चैनलों से छपवाएं कि 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है एनडीए सरकार। ये नेशनल डिफेक्टर अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, नेशनल डिफेक्टर अलायंस है। इनको 2/3। तो जयराम रमेश का बयान बहुत अहम हो जाता है उस हालात में जब देश के लगभग हर राज्य में तोड़फोड़ चल रही है, और खासकर 3 राज्य जहां पर टीएमसी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र है, और तीसरा है यूपी, क्योंकि वहां पर अब चुनाव होने वाले। अगला नंबर यूपी का ही है, और हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ी विधानसभा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो केंद्र का जो चुनाव था, यानी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी बहुत अहम होता है। और ये भी कहा जाता है जिसने दिल्ली की जो यहाँ पर यूपी की सत्ता जिसने हासिल कर ली, यूपी की कुर्सी जिसको मिल गई, दिल्ली की कुर्सी उसको मिलना आसान हो जाता है। और इसीलिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की यहाँ पर देखा जा रहा है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी दूसरे रास्ते से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। और यही बात बताई है जयराम रमेश ने कि डिलिमिटेशन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ पास कराने के लिए, जैसे कि आप अमलेंदु जी कह ही रहे थे कि 17 अप्रैल को जो हुआ था बीजेपी के साथ, उसकी भरपाई करने के लिए ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन लोटस लगभग हर राज्य में चलाया जा रहा है। लेकिन जयराम रमेश ने एक बात और साफ कर दी है कि उनका मनोबल नहीं डाउन होने वाला है। ये बीजेपी की कोशिश फेल होने जा रही है और बीजेपी डिलिमिटेशन को फिर से पास नहीं करवा पाएगी। उन्होंने एक तरह से चेतावनी यहां पर दे दी है। लेकिन अमलेंदु जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर वही है कि डिलिमिटेशन की जरूरत आखिरकार बीजेपी को क्यों पड़ रही है। इसका सवाल तो हमें पर मिल गया है कि ऑपरेशन टाइगर क्यों चलाया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस क्यों तेज किया जा रहा है। इसका जवाब यह है डिलिमिटेशन विधेयक को पास कराना। लेकिन एक अहम सवाल यहां यह है कि डिलिमिटेशन की जरूरत आखिर क्यों? क्या 2029 खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है, इसीलिए बीजेपी चाहती है कि वो खुद को ऐसे मजबूत कर ले, वैसे नहीं तो ऐसे? बिल्कुल अंशिता, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि आखिर डिलिमिटेशन के लिए बीजेपी इतनी उतावली क्यों है। और इसीलिए उतावली है डिलिमिटेशन, जहाँ बचा है वहाँ चल रहा है इस समय, यानी जब तक ये डिलिमिटेशन बिल पास होगा तब तक SIR भी पूरा हो चुका होगा। SIR के नतीजतन हमने देख लिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, बिहार में SIR के जरिए अपनी सरकार बना ली, तमिलनाडु में DMK को सरकार से बाहर करने में कामयाबी हासिल मिल गई। तो अब इस डिलिमिटेशन के जरिए बीजेपी चाहती है कि उसका इंतजाम जो 400 पार वो नहीं कर पाए थे, वो 400 पार का इंतजाम हो जाए, उसके बाद फिर संविधान को बदल दिया जाए। फिर आपके कोई अधिकार नहीं बचेंगे, सब कुछ जो है वो बीजेपी के पास सब चीज़ें आ जाएंगी। तो संविधान बदलना इनका मुख्य लक्ष्य है और संविधान बदलने के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए। तो इसीलिए डिलिमिटेशन कराओ, दक्षिण भारत में सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी, और उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी। तो बीजेपी को लगता है कि हमको इससे फ़ायदा होगा और हमारा इंतज़ाम लंबे समय तक सरकार में रहने का होगा, संविधान बदलने का भी काम वहाँ से कर लेंगे। लेकिन क्या ये जो ख्वाब देखे जा रहे हैं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी साबित हो सकते हैं? भाई, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने ही आपको हराया है सबसे ज़्यादा। जी, सबसे ज्यादा यहीं से हराया, जिसको आप उत्तर भारत समझ रहे हैं। बहुमत जो नहीं हासिल कर सकी उसके पीछे यूपी है। उसके पीछे यूपी है जी। तो यूपी में ही अगर आपको ये मिली है शिकस्त, आपको मिली है, राजस्थान में आपको शिकस्त मिली है, तो अगर यही शिकस्त का सिलसिला जारी रहा तो सीटें आप चाहे 850 करा लीजिए, चाहे 1600 करा लीजिए, शिकस्त तो फिर भी आपको मिलेगी। तो ये क्या गारंटी है कि ये डिलिमिटेशन होने के बाद भी बीजेपी का ही बहुमत आ जाएगा उत्तर भारत के राज्यों में? लेकिन ये उसके साथ डिलिमिटेशन जब कराएंगे तो ये समीकरण इस तरीके से बनाएंगे कि क्षेत्र जो है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्र जो हैं, वो बीजेपी अपने हिसाब से डिज़ाइन करेगी।
जिस तरीके से असम में डिज़ाइन किया ताकि बहुमत अपना आ सके, तो ये इनके पीछे खतरनाक जो है साजिश ये है अंशतः। लेकिन इस साजिश को किस तरीके से कामयाब देंगे ये देखा जाएगा। पास करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं, लगे हुए इस काम पर हैं। लेकिन राहुल गांधी जो चुनौती दे रहे हैं, राहुल गांधी साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि हम जो हैं वो आपको चुनौती दे रहे हैं और सिस्टम हम ये बदलेंगे। और सिस्टम कौन सा? खास तौर से शिक्षा व्यवस्था को बदलने का सिस्टम जो है राहुल गांधी कह रहे हैं। सबसे पहले युवाओं का साथ आना जरूरी है, क्योंकि युवाओं के अंदर ताकत है सरकार बदलने की, और ये हम लगातार देख चुके हैं। अपने पड़ोसी मुल्कों में हमने ये बात देखी है कि किस तरह से जब युवा एकजुट हो जाता है किसी सरकार के खिलाफ तो सरकार गिर जाती है, तख्ता पलट होना तय होता है। और वो जेन जी अब राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है, जिसका लगभग हमने शुरुआत में यहाँ पर चर्चा की, और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से युवाओं का रुझान, युवाओं का जो एक तरह से विश्वास है वो राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है। और ये बीजेपी की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है। तो कोटा में जो कार्यक्रम हुआ उसके लगातार चर्चा बनी हुई है, और अब निगाह है राहुल गांधी के अगले दौरे पर, जिसको लेकर उन्होंने पूरा एक रोड मैप तैयार किया ही हुआ है। खबर आ रही है कि प्रयागराज, उसके बाद फिर पटना, और उसके बाद दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्रों को एकत्रित किया जाएगा और छात्रों के साथ मिलकर एक मोर्चा खोलने की तैयारी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी टीएमसी की बात करना भी जरूरी है अमलेंदु जी, क्योंकि शुरुआत तो टीएमसी से ही हुई थी। 4 मई के बाद से अचानक से ऑपरेशन लोटस तेज कर दिया गया। नतीजे जैसे ही पश्चिम बंगाल के बीजेपी के पक्ष में आए, वो लग गई दूसरे काम पर। यानी बीजेपी हमेशा एक्टिव भी रहती है, ये भी देखने वाली बात है, कभी चुनावी मोड में तो कभी तोड़फोड़ के मोड में। इसके अलावा चीजें जाएं अलग, वो अलग बात है। बिल्कुल, लेकिन अंशतः ये आप चुनावी मोड में रहिए, बहुत अच्छी बात है, आप चुनावी मोड में रहिए, चुनाव ही जीतते रहिए। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से अंशतः कहा जाए कि प्रतिशोध की जो राजनीति की जा रही है, बदले की जो राजनीति की जा रही है, और जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, ये बहुत एक खतरनाक चीज़ है। अब कल ही खबर ये आई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है उसने एक ट्वीट किया है, और उसने शुभेंदु अधिकारी जो नेता हैं उनके पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल किया है। और डेरेक ओब्रायन जो सांसद हैं टीएमसी के, वो दिखा रहे हैं वीडियो जारी करके कि किस तरीके से ममता बनर्जी के घर की सुरक्षा हटा ली गई है। 20 साल से जो पीएसओ ममता बनर्जी के साथ था वो पीएसओ भी हटा लिया गया। ये मतलब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आखिर ये किस तरीके की बदले की राजनीति है? एक पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 बार की मुख्यमंत्री है, उसके घर से आप सारी सुरक्षा हटा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके ही लोग जो हैं वो टीएमसी के लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके नेताओं के ऊपर, सांसदों के ऊपर, विधायकों के ऊपर हमले कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप ये हटा लेते हैं। इसको लेकर बहुत सवाल उठाए। हम तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट भी देखना चाहेंगे और वो वीडियो भी देखना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया। अंशुदा जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी स्क्रीन पर वो ट्वीट लाया जाए, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अहम बात जो है, जैसे कि आपने सुरक्षा हटाने की बात की है, तो अमलेंदु जी इसके पीछे की एक वजह ये है कि बहुत कोशिश की गई जो है ममता बनर्जी को डिगाने की, ममता बनर्जी को कमजोर करने की, तोड़ने की। लेकिन आप लगातार देख रहे हैं जब से नतीजे आए और ममता बनर्जी लगातार एक्टिव हैं। 2 जून को उन्होंने एक सड़क पर उतरकर अपना धरना प्रदर्शन किया, और अब एक दिन पहले जो हम बात कर ही रहे हैं, कल भी वो सड़कों पर उतरी हुई थी। जी बिल्कुल, तो ये एक तरह से देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने जो स्ट्रीट फाइटर का जो उन्हें एक मिला हुआ है तमगा, उस पर वो खरी उतर रही है। उन्होंने बता दिया है कि स्ट्रीट यानी सड़क पर उतरकर ही वो यहाँ तक पहुंची थी, और आज एक बार फिर वो सड़क पर उतरने में बिल्कुल भी जो है संकोच नहीं कर रही है, और वो दोबारा से सड़कों पर हैं जनता के बीच जाकर। जो बंगाल में जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है लगातार, जिस तरह से बंगाल में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसके खिलाफ वो जनता के साथ खड़ी हैं। उस अन्याय को वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। यूपी वाला जो मॉडल है वो बंगाल में नहीं होने देंगी। इसके खिलाफ ममता बनर्जी जा रही हैं और जनता के बीच अपनी पहुंच जो उनकी पहले से ही थी उसे और मजबूत कर रही हैं। जनता को जो ये लग रहा था कि अब ममता बनर्जी का नामो निशान मिट जाएगा, जनता के पास जो दूसरा विकल्प एक तरह से खत्म होता दिख रहा था, ममता बनर्जी ने बता दिया है कि मैं अभी भी हूं। ममता इज बैक के नारे लगातार हो रहे हैं, और इसी से डरी बीजेपी ने उनकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की, क्योंकि अगर सुरक्षा हटेगी तो शायद ममता बनर्जी का जो सड़क पर उतरने का जो उनका जो एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की कोशिश कह सकते हैं। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल रचिता, इसको ब्रेक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और जो तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है उसको आप बता सकती हैं, अंग्रेजी में ट्वीट है, हालांकि आप ये हिंदी में आप बता सकती हैं कि ये क्या तृणमूल कांग्रेस जो है वो कह रही है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाई गई है।
ये बिल्कुल हम जो ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर जो जानकारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दी गई है उसे हम देख सकते हैं कि ट्वीट इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद यहां पर बता रही हूं। उसमें लिखा है, राजनीतिक बदले की भावना का एक चौंकाने वाला और निचला स्तर। शुवेंदु अधिकारी, आप असल में क्या साजिश रच रहे हैं? ममता की तरफ से कहा गया कि उनकी सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाना कोई प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि ये उन्हें अलग थलग करने और खतरे में डालने की एक सोची समझी चाल है। बदले की राजनीति का आपका जुनून और असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर सत्ता का गलत इस्तेमाल ये साफ दिखाता है कि आप असल में कौन है। अगर छोटी राजनीति का कोई चेहरा होता तो वो निस्संदेह आपके जैसा ही दिखता। अमलेंदु जी, एक ट्वीट में वही बात कही गई है जो अभी हम बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी की सुरक्षा को खतरे में डाल दो, जिससे वो जनता के बीच जाकर जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई मुश्किल, कोई अड़चन पैदा की जाए। हाँ बिल्कुल, कोई अड़चन पैदा की जाए। और जब ये कहा जाए कि भाई जब सुरक्षा हटा ली जाएगी और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ तो इस तरीके से ममता बनर्जी पे भी हमला होगा, और फिर कहा जाए कि लोग नाराज थे, उन्होंने हमला कर दिया, ये कहा जाएगा। लेकिन हमला करने वाले साफ तौर पर समझे जा सकते हैं कि हमलावर बीजेपी के ही सदस्य हैं, और तृणमूल कांग्रेस इसको साफ तौर पर कह रही है। कुणाल घोष ने तो बाकायदा FIR भी दर्ज कराई कि उनके ऊपर जो अंडे फेंके थे वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ उसमें भी दिखाया गया कि ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, और उनके शुवेंदु अधिकारी और अमित शाह के साथ जो थे तमाम चित्र जो थे वो सामने भी आए। तो ये एक बदले की, प्रतिशोध की जिस तरीके की राजनीति अंशतः की जा रही है, ये एक खतरनाक संकेत की तरफ इशारा है। इसके अलावा जो ये एक और मुझे वजह इसकी निकल कर आ रही है अमलेंदु जी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से TMC को तोड़ने की कोशिश की गई और बीजेपी को जब वो ऑपरेशन डगमगाता हुआ दिखाई दिया है, उसकी एक वजह है ममता बनर्जी की पकड़। ममता बनर्जी ने जिस सूझबूझ के साथ इस मामले को संभाला है, अपना कंट्रोल दोबारा बनाया है, उसकी वजह से भी बीजेपी ने शायद ये एक्शन लिया है उनकी सुरक्षा को हटाने का। और ये बताने की कोशिश की गई है ममता बनर्जी के समर्थकों को कि जब ममता बनर्जी के साथ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप तो समझ जाइए कि हम क्या कर सकते हैं, यानी एक तरह से चेतावनी। फिर जो कह रहे हैं जयराम रमेश भी कि ये हमारा मनोबल गिराने की, तो यानी विपक्ष का मनोबल गिराने की, खासतौर से वहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल गिराने की जो कोशिशें हैं वो ये एक तरीके से दिखाई पड़ रही है कि ये मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन क्या इस तरीके से मनोबल तोड़ा जा सकता है? और जिस संस्कृति की आप बुनियाद डाल रहे हैं, कल को आप अगर सरकार से जाएंगे तो आपके साथ होगा, तब आप क्या उसको फिर आप प्रतिवाद कर पाएंगे, उस पर आप उंगली उठा पाएंगे? ये सोचना बीजेपी का काम है। हम लोगों की चिंता ये है कि आप लोकतंत्र का सर्वनाश कर रहे हैं, आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सर्वनाश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि संविधान के लिए आप खतरा एक पैदा कर रहे हैं और राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने कई मुद्दों पर चर्चा की और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि बीजेपी की कोशिश क्या कामयाब हो पाएगी? इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर को तेज रफ्तार दे दी है, लेकिन ना वो पश्चिम बंगाल में खुद को सफल होती हुई देख पा रही है, ना ही ऐसे हालात महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, और यूपी में भी ऐसी कोई संभावना फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। और अगर इसमें कामयाबी बीजेपी को मिल भी जाती है तो इसका फायदा क्या डिलिमिटेशन विधेयक को पास कराने में उसे मिल पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। बहुत मुद्दों पर, तमाम चीजों पर हमने चर्चा की यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए DV लाइव, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।